नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएमपी कुंदन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि वायरल फीवर क्या होता है, वायरल फीवर होने के बाद कितना टेम्परेचर बॉडी का हो जाता है। उसके बाद जानेंगे अगर किसी मैरिज में जाने की वायरल फीवर होता है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को, आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। उसके बाद जानेंगे वायरल फीवर होने के बाद पेशेंट के अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन यानी कि क्या क्या समस्या क्रिएट हो सकता है। उसके बाद जानेंगे वायरल फीवर का ऑल इन ऑल ट्रीटमेंट क्या होता है। अपने हिंदी लैंग्वेज साधारण भाषा में समझने वाले हैं तो आप लोगों से विनती है कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट का बहुत ही ज़रूरत है, तो आप लोग जितना हो सके प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चलिए आप लोगों को ले चलते हैं वीडियो की टॉपिक की ओर। सबसे पहले जानेंगे वायरल बुखार यानी कि वायरल बुखार किस प्रकार से होता है। वायरल बुखार वायरस के संक्रमण होने पर होता है, जैसे कि फ्लू और डेंगू बुखार होता है उसी तरह से वायरस के संक्रमण होता है। उसके कारण जो है कि बॉडी में इंसर्ट होता है बैक्टीरिया जीवाणु, उसके बाद हमको वायरल बुखार हो जाता है। उसके बाद अगर किसी को वायरल बुखार होता है तो उसमें जो कि आपका बॉडी का टेम्परेचर रहेगा, इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर अबाउट 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर रहता है 98.4 जो कि मेल में पाया जाता है। उसके बाद जो फीमेल होता है, फीमेल का जो है 98.6 फ़ारेनहाइट ये टेम्परेचर बॉडी में पाई जाता है। फीमेल का हमेशा थोड़ा सा बढ़ा हुआ टेम्परेचर रहता है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमीटर यानी कि कैसे फैलता है, ये किस तरह से शरीर में इंसर्ट करता है। जैसे कि इन्हांस यानी कि नाक या मुंह के द्वारा शरीर में बैक्टीरिया इंसर्ट करना और उसके बाद वायरल फीवर हो जाना। जैसे कि आप छींकते हैं ना, छींक के माध्यम से वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया अंदर जो है इंसर्ट कर जाते हैं, उसके बाद आपको जो है कि वायरल फीवर होने के चांस होते हैं गाइस। उसके बाद दूसरा जो होता है यहाँ पे खान पान के द्वारा शरीर के अंदर बैक्टीरिया इंसर्ट करना। अगर आप सही जगह पे सही टाइमिंग पे यानी कि साफ़ सुथरे भोजन नहीं करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया अगर है तो उसके द्वारा आपको वायरल फीवर हो सकता है। उसके बाद गाइज इंसेक्ट बाइट यानी कि मच्छर के काटने से भी आपको वायरल फीवर हो सकता है। जैसे कि आप मच्छर काटता है ना, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया यानी कि दूसरे पेशेंट को अगर काट के वो मच्छर आई है और वही मच्छर आपको काटता है तो उसके बाद वहाँ पे आपको बैक्टीरिया इंसर्ट होने का चांस रहता है। उसके कारण आपको बहुत सारे यहाँ पे डिजीज हो सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि आपको वायरल फीवर ही होगा, मच्छर के काटने से बहुत सारे बीमारी होते हैं, ये आप हमेशा याद रखेंगे। उसके बाद बॉडी फ्लूइड यानी कि शरीर के तरल अंग से आप बैक्टीरिया इंसर्ट होता है, उसके कारण भी आपको जो कि वायरल फीवर हो सकता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते दोस्तों, जानेंगे यहाँ पे सिम्टम्स यानी कि अगर किसी पेशेंट को वायरल फीवर होता है तो उसमें क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकता है, मरीज में क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। सबसे पहले फीवर, उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा 98.64 से उसका बढ़ जाएगा 103 डिग्री तक उसमें फ़ारेनहाइट, जो कि आपको जो कि वहाँ पे टेम्परेचर बॉडी का मिलेगा। उसके बाद पेशेंट के अंदर फिकनेट यानी कि फटीक यानी कि उसमें जो है कि थकावट महसूस होगा। उसके बाद पेशेंट को कमजोरी होगा यानी कि वीकनेस होगा। उसके बाद वोमिटिंग हो सकता है, उल्टी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन वहाँ पे किसी किसी पेशेंट में आता है। उसके बाद यहाँ पे पेनफुली टेनिस यानी कि उसको टेनिस में दर्द हो सकता है। उसके बाद रनिंग नोज, कभी कभी नाक से पानी भी आ सकता है, ये कॉमन प्रॉब्लम होता है। किसी किसी पेशेंट में आपको रनिंग नोज देखने को मिलेगा और कभी कभी नहीं भी देखने को मिलेगा। उसके बाद सोर्स थ्रोट यानी कि गले में खराश होना, किसी पेशेंट में भी ये गले में खराश होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है और किसी किसी पेशेंट में नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे आता है आई बर्निंग यानी कि आंखों से पानी आना, आंखों में जलन होना। कुछ इस प्रकार का सिम्टम्स आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। ये नहीं कह सकते हैं कि सब पेशेंट में आपको ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलेगा, इसमें से आपको 2 भी सिम्टम्स मिल सकता है, 5 भी सिम्टम्स मिल सकता है। उसके बाद इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिक्स यानी कि सूजन वगैरह का आपको वहाँ पे शिकायत देखने को मिल सकता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों आप जानेंगे वायरल फीवर यानी कि वायरल फीवर किसी पेशेंट को होता है तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस यानी कि समस्या देखने को मिल सकता है, क्या क्या पेशेंट के अंदर समस्या क्रिएट कर सकता है वायरल फीवर। सबसे पहले जो होगा गाइस, अगर किसी पेशेंट को वायरल फीवर हुआ है, वो ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है तो अगर 2-3 दिन हो गया तो उसमें डिहाइड्रेशन, शरीर में जो है पानी का कमी हो जाएगा, विटामिन की कमी हो जाएगी और प्रोटीन का कमी हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का वहाँ पे आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा। उसके बाद हेलोजुलेशन यानी कि वो पेशेंट जो है ना भ्रम हो जाएगा, भ्रम होना यानी भ्रमित होना, कुछ इस प्रकार का उसमें आपको सिम्टम्स के तौर पे समस्या देखने को मिल सकता है। उसके बाद लीवर फेलियर यानी कि लीवर का खराब हो जाना, अगर 2-3 दिन सही से खाना नहीं खाते हैं उसके बाद खाना खाते हैं तो अच्छी तरीक़ा से लीवर का काम ना करना,
यानी कि कोई भी चीज़ सही से नहीं पचना, ऐसा समस्या पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। उसके बाद नर्व प्रॉब्लम, यानी कि नर्व समस्या हो सकता है, नस वगैरह में दर्द वगैरह, ऐठन वगैरह आ सकता है। उसके बाद सीजर्स, यानी कि एपिलेप्स, झटके लगना, जैसे कि मिर्गी में झटके आते हैं उस तरह से कभी कभी पेशेंट में झटके भी आते हैं। ये वायरल फीवर में होता है गाइस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है किडनी फेलियर्स, यानी कि आपको फीवर के दौरान आपका किडनी भी खराब हो सकता है। अगर लॉन्ग टाइम से आप नहीं इलाज करवा रहे हैं, कहीं उपचार नहीं करवा रहे हैं, तो आपका किडनी भी खराब होने का चांस रहता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों अब जानेंगे वायरल फीवर ट्रीटमेंट, यानी कि वायरल फीवर का क्या उपचार कर सकते हैं। उपचार करने के बाद जो डॉक्टरों द्वारा उपचार किया जाता है उसमें क्या क्या सब दवा मेडिसिन दिया जाता है। सबसे पहले जो दवा दी जाती है वो एंटीपायरेटिक मेडिसिन होता है, जो कि एंटीपायरेटिक मेडिसिन का मतलब है बुखार को कम करने वाली दवा दी जाती है। उसके बाद दूसरा हमारा जो आता है एंटीबायोटिक आता है। कोई भी आप डॉक्टर के अकॉर्डिंग, पेशेंट के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक दी जाती है। उसके बाद गाइज जो कि वहाँ पे एंटीबायोटिक तो दे दी, उसके बाद अगर पेशेंट के अंदर कुछ यहाँ पे सिम्टम्स दिखता है कि एलर्जी वगैरह हो रहा है तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन उसमें दी जाती है, एंटी एलर्जिक दवा दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीविटामिन्स की पूर्ति है तो वहाँ पे मल्टीविटामिन्स की दवा दी जाती है। उसके बाद गाइस यहाँ पे एंटीवायरल मेडिसिन, अगर वहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको जो फीवर हुआ है वो जो है कि वायरस के वजह से हुआ है, वायरल इन्फेक्शन के वजह से हुआ है, तब एंटीवायरल दवा दी जाती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप जानेंगे एंटीपायरेटिक दवा, जो कि बुखार को रिड्यूस करने वाला, बुखार को कम करने वाला दवा जो होता है सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर होता है, जो वो पैरासीटामोल कंपोजिशन होता है, जो कि हमारे ख्याल से सभी यूज किए होंगे। जो यूज किए हैं पैरासीटामोल वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। उसके बाद गाइज हमारा दूसरा जो आता है आइबुप्रोफेन आता है, उसके बाद एस्प्रिन आता है, उसके बाद गाइज डाइक्लोफेनिक आता है, उसके बाद यहाँ पे एसाइक्लोफेनिक आता है। गाइज ये जो है ना दवा कुछ अपने हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से, पेशेंट के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे दवा सजेस्ट की जाती है। जैसे कि पैरासीटामोल ये जो है प्रेगनेंसी सेफ होता है, जो कि प्रेगनेंसी में भी दी जाती है। अगर कोई दर्द वगैरह है, बहुत ज़्यादा है, प्रेगनेंस वगैरह नहीं है, तो इसमें आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल भी दे सकता है। एस्प्रिन जो कि सर दर्द के लिए महत्वपूर्ण होता है। डाइक्लोफेनिक का आपको इंजेक्शन भी दे सकता है, या डाइक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल दी जाती है, एसाइक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल, कुछ इस प्रकार के कॉम्बिनेशन के दवा आते हैं जो कि मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली ये दवा होती है एंटीपायरेटिक दवा। चलिए नेक्स्ट मेडिसिन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्यों दी जाती है सबसे पहले इनको जान लेते हैं। आप यहाँ पे जो कि एंटीपायरेटिक दवा देके बुखार खत्म कर लिए, बुखार तो उतर जाएगा लेकिन उसमें जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया वो किल नहीं करेगा। बैक्टीरिया को किल करने के लिए आपको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक का काम होता है ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया को किल करना, इसीलिए आप एंटीबायोटिक उसमें दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। यहाँ पे कॉमन जो एंटीबायोटिक दी जाती है इनको जान लेते हैं। सिफेक्सिम के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, जो कि ये ब्रांड होता है गाइस। उसके बाद सिफाडॉक्सिल के नाम से मिल जाता है। उसके बाद आता है एजिथ्रोमाइसिन, उसके बाद आता है डॉक्सीसाइक्लिन, उसके बाद आता है एमोक्सासिलिन, उसके बाद पेनिसिलिन। बहुत सारे एंटीबायोटिक आते हैं जो कि डॉक्टर और पेशेंट के अकॉर्डिंग कोई भी एक एंटीबायोटिक सजेस्ट की जाती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों एंटी एलर्जिक मेडिसिन की बात करें तो एंटी एलर्जी मेडिसिन आप वहीं यूज करेंगे जहां पे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप पेशेंट का फीवर का इलाज किए, उसमें आप एंटीपायरेटिक और एंटीबायोटिक दोनों दे दिए। उसके बाद अगर पेशेंट के अंदर आपको ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलता है जैसे कि गले में खड़ास होना, नाक से पानी बहना, आँख दर्द होना, आँख से पानी जाना, रिएक्शन होना, ऐसा अगर कुछ सिम्टम्स आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है तब आप इस दवा का यूज करेंगे, जो कि सेटर्जिन के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। सबसे ज़्यादा इनका यूज होता है। उसके बाद गाइस मोंटेलुकेस्ट के नाम से आपको मिल जाता है, जो कि दोनों फेमस पॉपुलर ब्रांड है। सबसे ज़्यादा इनका यूज होता है और सभी ये यूज किए होंगे। उसके बाद इनका डोज की बात करें तो एडल्ट में जो डोज देंगे गाइस 10 mg का टैबलेट ओडी खिलाएंगे। अगर उन बच्चे हैं तो उसमें 5 mg का टैबलेट ओडी खिलाएंगे। अगर उसमें उससे भी लेके 6 से लेके 24 मंथ का बच्चा है तो उसमें 2.5 ml बीडी सिरप फॉर्म यूज करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आपका जो भी क्वेश्चन है गाइस आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।